अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नेक्स्ट हमने कार्बन फैमिली को स्टडी करना है। अब कार्बन फैमिली में बेसिकली हमारे पास ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसका पहला एलिमेंट कार्बन है, इसलिए हम इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन फैमिली में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो कार्बन है, अब ये तो हमारे पास एक ग्रुप मौजूद है। पीरियड हम देखेंगे कि इसका कौन सा बनता है। सेकंड पीरियड है, ठीक है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, और ये हमारे पास जो लेड है वो सिक्स्थ पीरियड में मौजूद होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ग्रुप 14 है, लेकिन इसका सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स पीरियड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो है कॉमन कार्बन फैमिली की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको हम देख लेते हैं। कार्बन फैमिली, अब चूंकि ये सेकंड पीरियड है, हमने इससे पहले बोरॉन फैमिली स्टडी कर ली है, ठीक है। कार्बन की हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिख के देखते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2 और 2p2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ns2 np2। हमने बात की थी जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे कि हमारे पास जो सेकेंड पीरियड है और ग्रुप 14 है, तो वो ns2 np2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करेगा। ओवरऑल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सारे ही एलिमेंट्स अपने वैलेंस शेल में ns2 np2 कन्फिग्रेशन को शो करेंगे। तो यहाँ पर आप कार्बन की लिख लें, या फिर सिलिकॉन की लिख लें, या फिर जर्मेनियम की लिख लें, या टिन की लिख लें, या लेड की लिख लें, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी ns2 np2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ग्रुप 14 के जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही इसकी एक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम पिछला जो हमने बोरॉन फैमिली पढ़ी है। बोरॉन फैमिली में क्या था, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3 और +1। हायर जो एलिमेंट्स थे वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे +3 और लोअर शो कर रहे थे +1। तो यहाँ पर अब देखें हमारे पास चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 14 की ns2 np2 है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो हायर जो एलिमेंट्स होंगे वो मैक्सिमम जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो यहाँ पर हमारे पास जो है हायर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड, टिन तक, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी। लेकिन चूंकि लेड हायर एलिमेंट है, लोअर पे मौजूद है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा +2। हायर एलिमेंट स्टेबिलिटी को शो करते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और जो लोअर एलिमेंट जो है स्टेबिलिटी को शो करेगा लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने डिटेल के साथ स्टडी किया हुआ है बोरॉन फैमिली में। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, बेसिकली ग्रुप 13 में भी वर्क करता है, 14 में भी वर्क करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब होता ये है, अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ ग्रुप में आते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम कार्बन से लेके लेड की तरफ आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, साइज भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रोटॉन के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर पर इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो गया। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो नियर मोस्ट जो ns2 के जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे न्यूक्लियस ने, अब न्यूक्लियर का चार्ज ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस ने क्या करना है, जो आउटर मोस्ट जो एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ होल्ड कर लेना है, ठीक है ना। तो इस होल्डिंग की वजह से यहाँ पर सिर्फ रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं जो कि पी में मौजूद हैं, और उस पी बेसिकली जो हमारे पास लेड है सिर्फ इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर सकता है, शेयर कर सकता है, जो भी हमारे पास बॉन्डिंग है उसमें हिस्सा ले सकता है बाय यूजिंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस ने अपने होल्ड में कर लिए हैं,
ठीक है ना। न्यूक्लियस कहाँ, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए हमारे पास जो लेड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती +2। ठीक है, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि लेड जो है Pb+4 और Pb+2 इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो आप क्या कहोगे कि ये हमारे पास अब लेड चुके हमारे पास ग्रुप 14 में मौजूद है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ग्रुप 14 शो करता है +4। ठीक है, और तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, तो आपने +2 वाला बताना है। अब +2 वाला क्यों बताना है, इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हायर एलिमेंट स्टेबिलिटी को शो करेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और जो लोअर एलिमेंट है स्टेबिलिटी को शो करेंगे लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब लो क्यों होगी, इसका रीज़न हमारे पास यहाँ पर है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की एक्सप्लेनेशन है ग्रुप 14 की। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हो गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है मेटालिक कैरेक्टर को देखेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर किस तरह से मूव करता है। मेटालिक कैरेक्टर, अब हमारे पास जो है ग्रुप 14 है, हम ग्रुप 14 को स्टडी कर रहे हैं। ये पीरियड्स भी मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब ग्रुप 14 के ये जो एलिमेंट है हमारे पास कार्बन है, कार्बन यहाँ पर जो है नॉन मेटल है, आपको पता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर जो हैं मेटलॉइड्स हैं, और ये हमारे पास टिन लेड है, ये हमारे पास क्या है, मेटल है। सिंपल, जैसे हमने पहले किया हुआ है। सेंटर वाले 2 मेटलॉइड हैं, मेटलॉइड से ऊपर हमारे पास नॉन मेटल्स मौजूद होते हैं हमेशा, और मेटलॉइड से नीचे हमारे पास यहाँ पर मेटल्स मौजूद होंगे। सेंट्रल यहाँ पे मेटलॉइड, मेटलॉइड से ऊपर नॉन मेटल और मेटलॉइड से नीचे मेटल्स, तो ये हमारे पास यहाँ पर है। अब मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, मीन्स कि हमारे पास कार्बन नॉन मेटल है, देन हमारे पास मेटलॉइड आ गए हैं, और लास्ट पे हमारे पास यहाँ पर मेटल्स मौजूद है, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये मेटालिक कैरेक्टर को शो नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप पाएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ट्रेंड है मेटालिक कैरेक्टर का। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ पर जो है ट्रेंड शो करेंगे, बेसिकली डिक्रीज होता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब हमारे पास यहाँ पर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब हमारे पास जो कार्बन है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन ये डिक्रीज हमारे पास यहाँ पर कुछ हद तक इरेगुलरिटी को शो करता है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो जनरल हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ पर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास कार्बन का, देन सिलिकॉन, उसके बाद देन जर्मीनियम, देन टिन और देन लेड। अब मेल्टिंग पॉइंट तो डिक्रीज हो, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। ये चीज़ हमें यहाँ पर एक और चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर रही है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे लेड, ठीक है, हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो क्या हो रही हैं, डिक्रीज। इंटर, अब ये हमें कैसे पता चला, इंटर एटॉमिक फोर्सेस डिक्रीज हो रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा होंगे तो हमें तो फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। क्यों, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उन्हीं कंपाउंड्स के, उन्हीं एलिमेंट्स के ज़्यादा होते हैं जिनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। अब जैसे जैसे, अब वो कह रहे हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे हमारे पास जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज हैं वो कम हो रही हैं, मीन्स कि उन फोर्सेज को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड होगी, इसलिए हमारे पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप, और यहाँ पर जो हमारे पास डाउन द ग्रुप है इंटर एटॉमिक फोर्सेज भी कम हो रही हैं, जिनको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए। अब कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, अब क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कार्बन का एक कंपाउंड ले लें, डायमंड है, जाइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, डायमंड ले लें, ग्रेफाइट ले लें। अब इस डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर एक ह्यूज स्ट्रक्चर है ये,
और ह्यूज स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। सो ओवरऑल जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इन एलिमेंट्स के कम होते जाएंगे। जितना मॉलिक्यूल या जितना एलिमेंट बड़ा होगा उसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर जो है, अब आपको पता है फर्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, देन मेटलॉइड और देन मेटल्स। मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हमारे पास यहाँ पर कार्बन की। इस ग्रुप में अगर हम देखें तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है वो कार्बन शो करेगा, ठीक है। सो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा और उसके बाद डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब क्यों डिक्रीज होगी, आपको पता है कि हमारे पास कार्बन नॉन मेटल देन मेटलॉइड आ जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिर से डिफरेंस आ जाएगा और मेटल्स के ऊपर तो चार्ज ही पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को शो करती हैं। सो डाउन द ग्रुप हमारे पास जो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर यहाँ पर कार्बन शो करेगा इस ओवरऑल ग्रुप 14 में। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद लेड। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है जी। नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हम स्टडी करेंगे ग्रुप 14 में, जिसको हम कार्बन फैमिली कह रहे हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड इसमें हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का कहा जाता है कि ये होती है डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या रीज़न है, अब आप देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है साइज़ को देखते हैं, साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, साइज़ इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का जो साइज़ के साथ लिंक बनता है वो बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मीन्स के एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम होगी, इन्वर्स रिलेशन यही होता है ना। तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो है स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट आ गया हमारे पास कि स्मॉल साइज होगा तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इसका क्या मतलब है, अब आप यहाँ पर देखें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर है न्यूक्लियस, चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये मेरे पास एक बड़ा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब आप छोटे न्यूक्लियस में देखें कि हमारे पास ये न्यूक्लियस का और इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस आपस में कम है, ठीक है। तो न्यूक्लियस ने क्या करना है, न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेना है, टाइटली होल्ड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आपस में इनकी अट्रैक्शन होगी, तो यहाँ पर न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर लेना है। लेकिन ये जो बड़ा न्यूक्लियस है इसके केस में ये हमारे पास जो सेंट्रल, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से फार डिस्टेंस अपार्ट होते हैं। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस कंप्लीटली होल्ड नहीं कर पाता इस इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर इनके दरमियान कंप्लीटली वो जो हमारे पास न्यूक्लियस की होल्डिंग इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा नहीं होती। तो हमारे पास ओवरऑल इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट ये इसी चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कि स्मॉल साइज़, जितना स्मॉल साइज़ होगा आयोनाइजेशन एनर्जी हमें उतनी ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवाने के लिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। अगर हमारे पास न्यूक्लियस बड़ा है, डिस्टेंस या इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद हैं, तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कंप्लीटली होल्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम वहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कैटिनेशन के बारे में। कैटिनेशन,
अब हमारे पास ग्रुप 14 की ये प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मीन्स के अब ये कार्बन की मैं कैटिनेशन करवाऊँ तो ये हमारे पास यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, हम यहाँ पर लॉन्ग चेन बना सकते हैं कार्बन की थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। इसको कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर है, कैटिनेशन को शो कर रहा है। लॉन्ग चेन यहाँ पर हम बना सकते हैं बाय सेल्फ लिंकिंग, बाय यूजिंग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब कार्बन, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। कार्बन शो करता है, कॉमन है। हम यहाँ पर कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, सिलिकॉन भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। लेकिन ओवरऑल जब हम इस ग्रुप 14 को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन की होती है, उसके बाद उससे कम होती है सिलिकॉन की। बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। सिर्फ कार्बन है जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो करके लॉन्ग चेन बना सकता है, और इसके थ्रू और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास यहाँ पे कार्बन के मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, अब 2 कार्बन का हम कंपाउंड बना सकते हैं, 3 कार्बन का हम कंपाउंड बना सकते हैं, एंड सो ऑन। हम यहाँ पर कार्बन की तादाद बढ़ाते जाएंगे, हमारे पास नए से नया कंपाउंड बनता जाएगा। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हमारे पास जो है मोस्ट कॉमन होती है कार्बन में। ठीक है, सिलिकॉन भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, जिसको हम डिटेल से इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स बनाता है। अब कार्बन की वैलेंसी चूँकि 4 है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो कार्बन ने बेसिकली यहाँ पर जो है, अगर हम कार्बन की बात करें तो ये क्या करेगा, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स बनाएगा। टेट्राहेड्रल कंपाउंड जैसे हमने स्टडी किया हुआ है CH4, CCl4, इस तरह के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा कार्बन। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप के, वो यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सिलिकॉन की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो सिलिकॉन है वो कॉम्प्लेक्स बनाने में बेसिकली इन्वॉल्व है। सिंपल, अगर हमारे पास यहाँ पर जो है सिलिकॉन SiF4 है, ये मेरे पास कंपाउंड है, इसने क्या करना है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो बनाएंगे बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इन एलिमेंट्स ने दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन, दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और देन हमारे पास यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अब SiF4 है, इसने क्या करना है, इसने कॉम्प्लेक्स बनाना है SiF6। ये मेरे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसने क्या करना है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करना है फ्लोरीन से। फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा और यहाँ पर आके हमारे पास SiF6 का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो हमारे पास जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। इसी तरह से हमारे पास जर्मेनियम, टिन एंड जो लेड है वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स की। मल्टीपल बॉन्ड्स, अब मल्टीपल बॉन्ड्स का क्या मतलब होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब आपको पता है कार्बन के बारे में, तो आपको पता है कि कार्बन डबल, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है कार्बन की, कार्बन आपस में, कार्बन कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ भी जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। सो कार्बन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इस ग्रुप 14 के जो एलिमेंट में से जो कार्बन है वो यहाँ पर जो है मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड के अंदर जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो इतने कॉमन नहीं होते, बनते ही नहीं। इन मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें हमारे पास इन एलिमेंट्स में या इनके कंपाउंड्स में जो है मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं होती। कार्बन जो है यहाँ पर जो है स्पेशली ये करेक्टर है इसका कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी करता है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी करता है और अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है।
यहाँ पर हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, तीसरा चौथा इधर भी देख लेंगे डबल बॉन्ड, तीसरा चौथा। कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी पूरी कर ली और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड भी बना रहा है, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अपनी 4 वैलेंसी पूरी कर रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के अपनी 4 वैलेंसी को पूरा कर रहा है। सो कार्बन यहाँ पर जो है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, नाइट्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, आपस में भी कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ यहाँ पर बताने वाली है कि मल्टीपल बॉन्ड्स यहाँ पर जब बनाते हैं तो इसमें हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा। इसी तरह से जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो एक बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास पाई बनेंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है कार्बन इन्वॉल्व होता है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में। ये दोनों तरह के बॉन्ड जो है कार्बन शो करने की एबिलिटी रखता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे एलोट्रोपी को। एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14। ठीक है, एलोट्रोप्स की हम बात करेंगे। अब एलोट्रोप्स यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, कार्बन एलोट्रोपी को शो करेगा अपने बेसिकली जो है 4 बॉन्ड्स को यूटिलाइज करके ये यहाँ पर एक ह्यूज जाइंट स्ट्रक्चर बनाएगा कार्बन का। यहाँ पर सिलिकॉन भी एलोट्रोपी को शो करके अपने मीन्स कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास होगा सिलिकॉन का और उसके साथ बहुत सारे हमारे पास जो हैं इसके जो एलिमेंट्स एटम्स इसके अटैच होके एक ह्यूज जाइंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है ना। कार्बन की एलोट्रोपी यहाँ पर फेमस है, कार्बन यहाँ पर एलोट्रोप बनाता है, डायमंड है कार्बन का जो एलोट्रोप है। ठीक है, ह्यूज स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये सेंट्रल कार्बन है, ये टेट्राहेड्रल, ये कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स बना लिए। अब यहाँ पर देखें इसके साथ मज़ीद कार्बन्स अटैच होंगी, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक ह्यूज स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह का। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है डायमंड का, ग्रेफाइट का। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है कार्बन का जो है हमारे पास एलोट्रोप है वो है फुलिरीन्स। ये दोनों हमारे पास नेचुरल जो हमारे पास एलोट्रोप्स हैं, डायमंड भी हमारे पास नेचुरल है, ग्रेफाइट भी हमारे पास नेचुरल। अब ये जो फुलिरीन्स हैं ये आर्टिफिशियली जो है हमारे पास जो है एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास सिलिकॉन है वो भी यहाँ पर जो है 2 फॉर्म्स बनाएगा। सिलिकॉन के भी हमारे पास जो है 2 एलोट्रोप्स होंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है और हमारे पास सेकंड इसका जो एलोट्रोप होगा वो हमारे पास अमॉर्फस होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप के, जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के भी हमारे पास यहाँ पर जो है 2 एलोट्रोप्स होंगे। इसके अलावा जो हमारे पास टिन है वो भी एलोट्रोप बनाता है, वाइट टिन, ग्रे टिन, रोमिक टिन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पर वाइट टिन, ग्रे टिन और रोम्बिक टिन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर जो है टिन के एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर जो है ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर एलोट्रोप्स हैं। लेड का हमारे पास यहाँ पर कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। अब ओवरऑल मैंने यहाँ पर आपको डायमंड के बारे में बताया था इससे पहले जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो डायमंड के केस में हमारे पास ये ह्यूज स्ट्रक्चर बनता है। इस केस में इसी मतलब इनके कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड और डिफरेंट शेप्स की वजह से हमारे पास जो कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होंगे उनका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होगा। अब इतना ह्यूज स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे इनके कंपाउंड्स बनेंगे वो इतने ज़्यादा ह्यूज नहीं होते एज़ कम्पेयर टू कार्बन। सो इस वजह से हमारे पास जो है इनका जो टेम्परेचर है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स का डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल जनरल प्रॉपर्टीज़ थी कार्बन फैमिली की, जिनको आज हमने डिटेल से स्टडी किया है।